चलो, कैन वी स्टार्ट अगेन? रीडिंग नंबर कौन सा? 5. 1 2 3 4. 4 was working capital. Are we clear with this one? Reading number 5, capital investment and what? Capital allocation. First one, question number 1, what are the types of capital investment? Second, capital allocation process. Second, NPV, IRR and ROIC, capital allocation principles, and last one is types of real options in capital investments. 5 question. First one, types of capital investments. 4 types of capital investments. पहला कौन सा? Going concern. Second, regulatory or compliance project. Third one, expansions, and last one, other projects. So पहले capital investments का मतलब assets में investments basically. They are known as capital investments. By short word, it is known as capex. The word capex is very famous. पहला going concern. नॉर्मल बिजनेस चलाने के लिए भी केपेक्स की ज़रूरत पड़ती है. अब फॉर एग्जांपल एडनोवेट का क्लास ही ले लो. तो इन दिस क्लास आई हैव टू रीफर्निश दिस बेंचेस, चेंज देम पीरियोडिकली, एसी बदलो, ये सिस्टम्स बदलो. तो ये हुआ हमारा गोइंग कंसर्न. सेकेंड वन इज रेगुलेटरी और व्हाट? कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स. अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है. सो गवर्नमेंट हैज़ लॉट ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स लाइक एमिशन नॉर्म्स. तो अभी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से, तो ये सब हुआ अपना कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स. थर्ड कौन सा? एक्सपेंशन. नाम से क्लियर है, एक्सपेंशन का मतलब बेसिकली हम लोग एक नई ब्रांच ओपन कर रहे हैं. सो दिस बिकम्स एक्सपेंशन. एंड लास्ट वन कौन सा? अदर्स. अदर्स में बेसिकली यू आर इन्वेस्टिंग इन एब्सोल्युटली न्यू बिजनेस. ये बिजनेस हमारा पहले एग्जिस्टिंग नहीं था, अब नए बिजनेस में जा रहे हैं. सो बेसिकली वी कॉल इट एज न्यू इन्वेस्टमेंट्स. सो 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. पहला going concern, regulatory or compliance, expansion, others. Will you remember this? Too good. Next one. Capital allocation process. Capital allocation process is basically involving 4 stages या 4 steps. पहला idea generation. So पहले idea generate करेंगे, थोड़ा इसको कोलेट करेंगे कि कहाँ है, क्या है, कितने लेवल का बिजनेस है, क्या रिक्वायर्ड है. Second, analyzing what? Project proposals. एक और मिलेगा मेरे को? चाय दे चलेगा? ठीक है. चाय पिएगा, कॉफी पिएगा? पिए ले. नहीं नहीं, इधर आओ, मेरे को चाय दो, कुछ भी दो, मेरे को चलेगा आज. हाँ. फर्स्ट वन, आइडिया जनरेशन क्लियर है. सेकेंड कौन सा? एनालाइजिंग प्रोजेक्ट प्रपोजल. थर्ड कौन सा? क्रिएट फर्म वाइड कैपिटल बजट. एंड लास्ट कौन सा? मॉनिटरिंग द डिसीजंस एंड कंडक्टिंग पोस्ट ऑडिट. फर्स्ट वन बेसिक से वापस चालू करते हैं एक बार. आइडिया जनरेशन. सो वी हैव गॉट आइडिया. आइडिया के बाद हम लोग थोड़ा कोलेट करते हैं कहाँ कौन सी चीज़ कैसे. सेकेंड कौन सा? प्रोजेक्ट प्रपोजल्स. सो बेसिकली we'll have a lot of projects to work on, but then we'll have to select the best project. So that is why it is known as analyzing the project proposals. The third one is firm wide budget. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स है. डिसीजन तो ऐसे होंगे कि तीनों में पैसे डाल दे यार, बट उतना पैसा भी तो होना चाहिए. तो पूरा पहले एक फर्म वाइड बजट बनता है. फर्म वाइड बजट बनाने से हमें एक पता चलेगा कि हमारे पास रिजर्व्स या एक्स्ट्रा कैश कितना है. फिर वो रिजर्व्स और एक्स्ट्रा कैश हम लोग कौन से बिजनेस में डालेंगे? जो नया बिजनेस हो. Are we clear with this one? So that is known as firm-wide budget. And the last one is basically once we have selected the project, we'll keep on analyzing, keep on monitoring, keep on controlling and keep on doing post audit. पोस्ट ऑडिट का मतलब है कि वो प्रोजेक्ट बराबर चल रहा है कि नहीं टाइमलाइन पे. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर मैं बात करूँ, आइडिया जनरेशन, लेट्स बिल्ड रेलवे लाइंस. प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, 25 प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आए, 25 जगह पे रेलवे लाइंस बनानी है. बनाएंगे सब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट क्या आज ही ये सब चालू कर पाएंगे? नहीं. तो हमें पूरा एक कंट्री का बजट चाहिए. बाद में मालूम पड़ा कि यहाँ से हम लोग 3 ही लाइन ऑपरेट कर पाएंगे पहले, तो वो 3 सिलेक्ट होगी और फिर वो 3 पे मॉनिटरिंग एंड पोस्ट ऑडिट. क्लियर? पोस्ट अप. फर्स्ट वन आइडिया, सेकेंड एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट प्रपोजल, थर्ड वन एंड द लास्ट वन. सो दोनों क्वेश्चन क्लियर है. पहले what is question number 1 in capital investments? First one,
टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पहला कौन सा टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट में? स्पेसिफिक गोइंग कंसर्न, सेकेंड वन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, थर्ड वन एक्सपेंशन, लास्ट वन कोई डाउट आपको? नेक्स्ट वन कैपिटल एलोकेशन प्रोसेस, 4 स्टेप्स ऑफ कैपिटल एलोकेशन प्रोसेस, पहला कौन सा, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड द लास्ट वन मॉनिटरिंग एंड पोस्ट ऑडिट। नेक्स्ट वन, नाउ व्हेन वी से केपेक्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में अपने को ऑलवेज याद रहना चाहिए। आर वी क्लियर विद दैट वन? इसीलिए ना मेरे को कहीं ना कहीं चाहिए, तो यू बोथ वेर, अभी हम लोग ब्रेक में भी बात कर रहे थे, तनीषा ऑल्सो कीप्स ऑन टेलिंग मी दिस, बट व्हाट आई वांट इज कि थोड़ा नटशेल में भी याद करा दो ना, तो लास्ट में अपना रिवीजन भी वो नटशेल में रहे। ऑलवेज जब हम एग्जामिनेशन में जाते हैं ना, वी डोंट हैव अ कैपेसिटी टू एक्चुअली रिवाइज एवरीथिंग, सो दिस 15-20 का नटशेल लेक्चर्स आर वेरी नीडेड। अपने को खाली इतना ही याद रखना है, इतने डीप में जाना नहीं होता है। जब हम नॉर्मल लेक्चर्स लेते हैं ना तो वी डिस्कस लॉट ऑफ स्टफ, बट बाद में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अब कल इन लोग को दिखा रहा था, बिकॉज पहली टाइम जब कर रहे होते हैं ना तो पता होना चाहिए ना क्या हो रहा है, तो एनुअल रिपोर्ट देखे, रेशियोज देखे, कैलकुलेशंस देखे, बट एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है फिर? कोई अपने को पूछे लिक्विडिटी रेशियो, तो वी शुड जस्ट रिमेंबर 6 रेशियोज, दैट इज मोर देन एनफ। नटशेल फर्स्ट वन, 3 चीज़ है कैपेक्स के लिए, पहला कौन सा, एनपीवी, सेकेंड आईआरआर एंड थर्ड आरओआईसी। एनपीवी स्टैंड्स फॉर बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे हम डिसाइड करते हैं कि हमें प्रोजेक्ट में पैसा डालना है या प्रोजेक्ट में पैसा नहीं डालना है। If NPV is positive, I'll go ahead. If NPV is negative, I'll not. If NPV is 0, I'll still go ahead. Are we exactly clear with this one? Simple सा formula NPV का, PV inflow minus PV outflow, but PV present value करना बहुत ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, so 1, calculate NPV from the following information and determine if the project should be accepted. Cost of capital should be कितना %? 9. Years 0, 1, 2, 3. Cash flow is -100, 25, 50, 75. अब अगर मैं पीवी नहीं निकालूँ पहले, तो जस्ट एक रैंडम कैलकुलेशन, कैलसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाउ मच इज 25 + 50? 75 + 75, 150 - 100 करूँगा तो व्हाट इज 50? पॉजिटिव। नाउ पीपल से लेट्स गो अहेड विद द प्रोजेक्ट, पर लोग क्या भूल जाता है कि यहाँ पे ये जो पैसा है 100, ये तो आज जा रहा है ना, पर अपने पास ये जो पैसा आ रहा है वो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आ रहा है। सो अगर हम रियल कैश फ्लोज पे बात कर दे तो सबसे खतरनाक फंडामेंटल ऑफ बेसिकली फाइनेंस हम भूल जाए, एंड दैट इज नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसीलिए फाइनेंस में कोई भी आप कैलकुलेशन करो तो प्लीज याद रखो, ऑल द कैलकुलेशन शुड बी ब्रॉट डाउन टू व्हाट? पीवी। पीवी स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट वैल्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब लास्ट टाइम जब भी हम लोग ने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे तो नॉर्मल कैलसी टेबल बना के काम किया होगा। इसका फंक्शन याद है अभी हम लोग को? पूरा एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक लेक्चर लिया था आपके लिए क्वांट में, तो वहाँ पे हमने ये सारी काम किए थे। मेरे पास आज BA2 दिख नहीं रहा, पर मेरे पास इसमें होगा ना कैलसी में। चालू करूँ मैं? चलिए, सो BA2 बोलो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई विल प्रेस? सेकेंड के बाद CF कहाँ दिखेगा अपने को? डायरेक्ट CF सेकेंड के बाजू में। फिर क्या करूँ? नहीं रुको, बोलो मैम। CF 100 प्लस माइनस माइनस, फिर एंटर डाउन। एक मिनट रुको, CF करोगे तो CF को आना चाहिए ना। CF 0 मीन्स नो, CF 0 is not first year, CF 0 is today. So 100 minus enter down. आपको CO1 दिखना चाहिए। CO1 is how much? 25. फिर enter down, फिर क्या दिखेगा? F01. What do you mean by F01? फ्रीक्वेंसी। कितना फ्रीक्वेंसी है 25 का? एक ही है, तो एंटर डाउन। व्हाट इज नेक्स्ट? CO2। CO2 कितना है? 50, एंटर डाउन। FO2 1, एंटर डाउन। CO3 हाउ मच?
75, एंटर डाउन, फ्रीक्वेंसी एंटर डाउन, C04 पे आ जाना, बीच में कहीं कट मत कर देना। अब क्या प्रेस करोगे? नहीं, कंप्यूट। डायरेक्ट एनपीवी करोगे तो कहाँ से आंसर आएगा? कंप्यूट एनपीवी, बोलो क्या आंसर आ रहा है? आई कितना? 9, एंटर डाउन, अब एनपीवी। अब क्या प्रेस कर लोगे आप? I9 के बाद हम लोग ने एक टिक कर दिया, नाउ एंटर आना चाहिए। कंप्यूट, हाँ, तो इसने क्या किया? आंसर बोलो। 22.93 is positive, 22.93 is negative. Positive. If it is positive, should we go ahead? We should not go ahead. We should go ahead. Are we clear with this one? एक बार कैल्सी क्लियर। और मैंने वो भी कहा है कि CF के अंदर जाके क्लियर करना, वरना बाद में तुम बोलोगे कि कैल्सी क्या बहक गया है। बहक जाता है ऐसा कुछ बोलो तो पगला जाता है। अच्छा, CF में जाके क्लियर करो। क्लियर है? एक बार सब लोग साथ में, सेकंड CF, हाँ CF डायरेक्ट है, पर CF में जाके क्लियर किया। चलो, CF डायरेक्ट आएगा, सेकंड की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। सेकंड की प्रेस तभी करना पड़ता है जब हमें ऊपर के फंक्शंस यूज करने होते हैं। ये तो CF डायरेक्टली दिख रहा है, सो ही इज राइट। फर्स्ट वन बोलो पहले क्या? 100 प्लस माइनस, एंटर डाउन, C01, 25, एंटर डाउन, फ्रीक्वेंसी एंटर डाउन, C02, 50, एंटर डाउन, F02, एंटर डाउन, C03, 75, एंटर डाउन, फ्रीक्वेंसी एंटर डाउन, एनपीवी आई इज इक्वल टू कितना? 9, कंप्यूट। आंसर अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? एनी डाउट्स इन दिस? जकास बोलो। चलो, और जाते वक्त सब क्लियर करते हुए जाना, वरना आप भूल जाओगे। यस मैम। वो कर लेंगे, बट इतना इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, अनलेस एंड अनटिल कि हम लोग 2 नंबर पे काम कर रहे हो। हम्म स्टोरी कॉलेज अगर आप कोई बड़े से कैलकुलेशन कर रहे हो साइड पे अपने पास, तो उसको स्टोर रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पे डालना ही पड़ेगा आपको। या तो फिर वो नंबर करके खाली एक स्टोर करके उसी को प्रेस करके काम कर लो ना सीधा, दिखा दूंगा। 22.93 क्लियर है? एनपीवी समझा? चलो, एनपीवी के बाद दूसरा कौन सा है? IRR। व्हाट इज IRR का फुल फॉर्म? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट एट विच एनपीवी विल बिकम 0। अब यहाँ पे 22.93 पॉजिटिव था कि नहीं था? इसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए? अपने को कोई बोले कि ये प्रोजेक्ट से कितना कमा रहे हो, तो ये प्रोजेक्ट से मैं 9% कमा रहा हूँ प्लस 22.93 कमा रहा हूँ। समझा? 9% क्यों कमा रहा हूँ? बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। नहीं, 22.93 इज आफ्टर इंक्लूडिंग दैट, आफ्टर एक्सक्लूडिंग दैट। आपने सारे कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए ना। कौन से रेट से प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए? 9% से प्रेजेंट वैल्यू पे तो ऑलरेडी ला चुके हो। अगर हम एक रेट से डिस्काउंट करा के उसको कैश फ्लो कैलकुलेट करें और उसके बाद एनपीवी कैलकुलेट करें, लेट्स से इफ द एनपीवी कम्स 0, तो इट डज नॉट मीन यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, it means you are earning cost of capital. What is the cost of capital? 9%. What was the cost of capital in this case? 9. And then you got this positive. That means the idea is, what are you earning from the project? I'm earning 9% as a cost of capital from this project, plus I'm earning 22.93. समझा? आइडिया क्या था? प्रोजेक्ट लेना है, प्रोजेक्ट लेने के लिए पहले पैसा कितना चाहिए? तो 100 कहाँ से आया? 9% पे। So either we have it from money from debt or we have money from equity. So debt plus equity combination together कितना आएगा अपना? 9। तो 9 तो हमने सबको रिटर्न कर दिया,
उसके बाद 22.93 आया. इन दिस केस इक्विटी इज मोर देन हैप्पी बिकॉज डेट को तो एक्सेस रिटर्न करना नहीं था. एक्सेस रिटर्न किसको मिलेगा? ये इक्विटी. तो अब मुझे यहां पे क्या चाहिए? सर आई वांट अ रेट एट विच एनपीवी बिकम्स 0. तो मेरे को आप ये मत बताओ कि मैं 9% कमा रहा हूँ, 9 प्लस 22.93 कमा रहा हूँ. मुझे एग्जैक्टली एक परसेंटेज दो. अब कॉमन सेंस यहाँ पे इसी क्वेश्चन को लेके अगर मैं आईआरआर की बात करूँ, अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन. अपना रेट कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए, 9 से कम आना चाहिए, 9 से ज्यादा आना चाहिए? ज्यादा. कॉमन सेंस की बात है. मैं बोला तो सही आपको 9 प्लस 22.93 कमाए तो द रेट ऑफ अर्निंग शुड बी मोर ना. यस नो? कैन आई कंप्यूट दैट? सेम कहानी अगेन फिर से. चलो कैलकुलेशंस. CF कैन आई स्टार्ट? फर्स्ट वन CF. CF 0 पे कितना? -100. एंटर डाउन. CO1 25. एंटर डाउन. F01 एंटर डाउन. CO2 50. एंटर डाउन. F02 एंटर डाउन. C03 75. एंटर डाउन. F03 एंटर डाउन. व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? नहीं, अभी तो IRR करना है. तो कंप्यूट व्हाट? IRR कितना आ रहा है? 19.44% आ रहा है. टेल मी यू आर गेटिंग दिस आंसर. ठीक है. दोनों में मिस्टेक्स क्यों हो रहे हैं पर तुम लोग के अभी भी कैश फ्लो के कैलकुलेशन? अगर एनपीवी प्रेस करोगे तो वहां पे आएगा I9 फिर कंप्यूट. कंप्यूट इज ऑलवेज दास. अब मेरे बोलने में शायद गलती हो रहा है कि कंप्यूट करके ही है. तो पहले IRR कंप्यूट, कैश फ्लोज के बाद एनपीवी, तो वो आई देगा. 9 कंप्यूट. क्या बोल रहे हो? तो आई चाहिए ना. आई तो ढूंढा. आई ढूंढा अश्मी. तू भी पागल जैसी बात कर रही है. खाने के बाद अपना दिमाग चलना बंद ही हो जाता है. मैडम आपने आई ढूंढा. कहाँ से पूछेंगे IRR में? सही लोग हैं. मेरे को पता ही नहीं है, मैं CFA लोगों को पढ़ा रहा हूँ यार. कर लो पहले. तेरे को लग रहा है अपन CFA के लेक्चर में बैठे हैं? बोलती है मैंने 9 डाला ही नहीं. आई ही 9 है. यहाँ पे IRR ढूंढने का मतलब क्या है? रेट ढूंढना. तो 9 कहाँ से डालोगे? पहले एक बार इससे कंप्लीट करूं फिर तेरे पास आऊं. बोलो मैम. मस्त लोग हो. चलो. हैव अ लुक हियर. फिर बोलते हो रिवीजन नहीं करना. एनपीवी एंड IRR परफेक्ट है. सो वी हैव अ प्रोजेक्ट. पक्का? प्रोजेक्ट मतलब विल हैव इनफ्लो, विल हैव आउटफ्लो. पहले आउटफ्लो होगा कि पहले इनफ्लो होगा? अभी अपन ने ये बनाया, बुलेट ट्रेन बना रहे. तो पहले क्या होगा? आउटफ्लो. कॉन्सेप्ट समझो. सो नाउ प्रोजेक्ट विल ऑलवेज हैव 0 1 2 3 4 5 सो ऑन. अब सिंपल सा क्वेश्चन रखा है हम लोग ने फिलहाल तो लेवल 1 पे. लेवल 2 दिस विल बी लाइक हेल.
मतलब लेवल 2 में विल हैव अ सेपरेट चैप्टर नोन एज कैपिटल बजटिंग करके, जो पूरा चैप्टर सिर्फ एनपीवी और आईआरआर पे होगा। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, -100 पैसा जा रहा है, 25 आ रहा है, 50 है या 75 है, आ रहा है। कॉन्सेप्ट समझा? इफ आई जस्ट डू द रियल ब्लैंक कैलकुलेशन, तो मेरा नॉर्मल कैलकुलेशन होगा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो इनफ्लो इज 150 माइनस आउटफ्लो इज 100, आंसर इज 50। समझा? बट ये कैलकुलेशन मैंने ये अज्यूम करके किया था कि अपना ये जो 100 रुपी है ना, ये फ्री में आ रहा है। कितने में आ रहा है? फ्री में। बट क्या पैसा फ्री में आता है? नहीं। तो फिर मैंने आपको कैलकुलेट करने को बोला एनपीवी, कि भाई ये जो पैसा है ना 100, ये 100 का कॉस्ट कितना है? तो ये 100 का कॉस्ट है 9%। अभी क्लियर विद दिस वन? इसीलिए मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि BA2 सिखा दो ना, तो तुम नॉर्मल कैलकुलेशन ही भूल जाओगे और सिस्टम ही भूल जाओगे, फिर BA2 का शॉर्टकट्स बाय हार्ट हो जाता है लोगों को, जहाँ पे रियल फ्लो ही गायब हो जाता है। तब यहाँ का अंडरस्टैंडिंग ये था हमारा, ईयर 0 1 2 3, कैश फ्लो इज -100 25 50 75। इसका पीवी निकालेंगे एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 9%। आज का पीवी इज 100 ओनली। फिर ये डिस्काउंट होगा, ये डिस्काउंट होगा, ये डिस्काउंट होगा। अब BA2 क्या कर रहा है? अपने को ये सारे कैश फ्लोज पूछ रहा है पहले वो। तो हम लोग जब भी CF प्रेस करते हैं तो वो कहाँ से चालू होता है? CF0। तो हमने डाला -100। इसकी फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं सकती है, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी कब होगी? 1 साल 2 साल। बट हम तो जीरो पे खड़े, तो जीरो की फ्रीक्वेंसी थोड़ी होती है। अब एग्जैक्टली क्लियर, एनीथिंग डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज नेवर रिपीटेड, बिकॉज इट इज दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली। अब एकदम बकवास वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ तेरे को, पर फिर भी आज 2 दाबेली खाई, पर अगर मैं तेरे को पूछूं कि तूने 2 बजे कितनी दाबेली खाई, तो एक ही हो सकती है वो, बिकॉज तूने दूसरी दाबेली भी खाई पर वो 2 बजे नहीं खाई, वो 2:05 या 2:10 को हो गया। So when you're standing at that point of time, you're particularly standing at that point of time only. So CF0 का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इसीलिए अपना BA2 डायरेक्टली कहाँ जाता है? CF1। अब CF1 में अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 25 50 75 होता और 25 25 रिपीट हो रहा होता, तो CF1 पे मैं क्या डालूंगा? 25, और फ्रीक्वेंसी क्या डाल दूंगा? 2। तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। अब वो तो हमारे कैल्सी के अंदर CF2 पे जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली क्या चालू कर देगा? CF03। समझा वो फ्रीक्वेंसी का मतलब? बट यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हमने ये 50 डाला। ये सारे कैश फ्लोज डालने के बाद उसने पूछा कि व्हाट वाज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल? दैट वाज आई। तो हमने आई कितना डाला? 9%। और ये 9% डालने के बाद एक्चुअली ये तो 100 ही था, आपका आंसर आया था कितना? 22 पॉइंट। तो उसका मतलब है कि इसका आंसर था 122.93। अब एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? नाउ व्हाई 150 केम टू 122? कम क्यों हो गया? बिकॉज हमने 9% कॉस्ट ऑफ कैपिटल भरा, क्योंकि यहाँ पे 9% वॉज COC एंड वी गॉट दिस आंसर। अब अपने को यहाँ पे कोई पूछे कि व्हाट डिड यू अर्न, सर क्या कमाया आपने? तो मैंने क्या कमाया? मैंने अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो पक्का कमा लिया, बिकॉज मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से प्रेजेंट वैल्यू निकाला था। तो मेरा आंसर है कि मैंने 9% कमाया, प्लस ये 22 भी कमाया। कॉन्सेप्ट समझा? नाउ देयर समथिंग विच इज नोन एज IRR। व्हाट डज IRR स्टैंड फॉर? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इट इज ऑल्सो बेसिकली ऑल्सो रिफर टू एज एन हर्डल रेट। हर्डल रेट इज इतना तो कमाना ही पड़ेगा अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाए तो ये क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था? 9 एंड वी आर स्टिल अर्निंग 22। तो रेट बढ़ाएंगे तब जाके कैश फ्लोज कम होंगे, रेट कम करेंगे तो कैश फ्लोज बढ़ जाएंगे। तो पैसा सस्ता हो गया, और पैसा अगर सस्ता हो गया और तो विल अर्न मोर। आई एम नॉट सेइंग पैसा सस्ता हो गया, आई एम सेइंग पैसा महंगा हो गया, बिकॉज आप अभी भी 22 कमा रहे हो, तो लेट इट गिव इट देम। तो IRR होगा। IRR पे आई आ ही नहीं सकता,
अब एग्जैक्टली क्लियर, बिकॉज आप आई तो ढूंढ रहे हो। जब आपने यहाँ पे I9 डाला था, यहाँ पे मैं वही तो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या ही कॉमेडी चल रही है, मेरे ख्याल से मैं आई आया, ये बोलती मैंने 9 डाला ही नहीं, तूने 9 डाला, आई आ ही नहीं सकता। कैन वी गो अहेड, कैलकुलेटर्स अगेन। पहले CF प्रेस करके देखो कितना आ रहा है, 0 है। NPV प्रेस करके देखो कितना आ रहा है, IRR प्रेस करके देखो कितना आ रहा है, सब कुछ 0 होना चाहिए। डन है, कैन आई स्टार्ट नाउ? चलो CF 0 बोलो कितना, -100। नेक्स्ट वन, नहीं, एंटर डाउन, सब कुछ बोलते जाओ फिर करते जाओ। C01 25, एंटर डाउन, फिर एंटर डाउन, फिर 50, फिर एंटर डाउन, फिर एंटर डाउन, फिर 75, फिर एंटर डाउन। व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? एंटर डाउन, F03 पे आ गए, C04 तक आना है। C04 कैल्सी में दिखना चाहिए, दैट मीन्स एवरीथिंग इज ऑल कंप्लीटेड। नाउ प्रेस IRR एंड नाउ प्रेस कंप्यूट। कहाँ आया I9? नहीं आया, आया आया नहीं आया, परफेक्ट है, डन है। आइडिया नहीं था, मतलब मुझे ये नहीं बुरा लगा कि तुम लोग उसके साथ खेल रहे हो, मुझे वो नहीं पता चल रहा है कि तुम सोच क्या रहे हो। IRR itself means what बेटा? I, हम I तो कैलकुलेट कर रहे हैं, सो I stands for what now? 19.43। चकास है, दैट मीन्स अभी हमारा अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9 की जगह पे 19.43 हो जाए तो हम कितना कमाएंगे? 0। बट 0 व्हेन? आफ्टर पेइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 19.43। शुड आई पिक अप द प्रोजेक्ट, येस और नो? आई शुड स्टिल, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो पे कर ही रहा हूं मैं। डन है, कैल्सी 0। रुको 1 मिनट। चलो सब 0 पे हो गया। BA2 का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, भूलना नहीं, इस क्लियरिंग द डेटा। क्लियर करने का भी स्ट्रैटेजी बताया तुम लोग को। पहले CF प्रेस करोगे, CF में कोई भी नंबर दिखता है तो फिर सेकंड क्लियर, फिर एक बार वापस NPV प्रेस करके देख लो, उस पर भी कोई नंबर दिख रहा है तो सेकंड क्लियर, फिर IRR प्रेस करके देख लो, फिर उसमें भी कोई नंबर दिख रहा है तो सेकंड क्लियर। सारे डेटा क्लियर होने चाहिए, फिर आगे के कैलकुलेशंस होने चाहिए। अब एक साथ मेरे साथ कैलकुलेशन करो फिर से एक बार। CF, इज इट CF 0? 100 माइनस, एंटर डाउन, C01 25, एंटर डाउन, F01, एंटर डाउन, C02 कितना था? C02 50, एंटर डाउन, F02, एंटर डाउन, C03 75, एंटर डाउन, F03, एंटर डाउन। आर यू क्लियर विद दैट वन? कहाँ बैठे हो? NPV आई पूछ रहा है 19.44, एंटर डाउन। अभी NPV दिख रहा है, कंप्यूट, आंसर इज 0, प्रूव्ड। दैट मीन्स माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कितना परसेंट? 19.44। अगर 19.44% इज माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो NPV 0 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट आपको? हडल रेट है, हडल रेट का मतलब है जब भी 100 रुपया मार्केट से खरीदने जाते हो तो 19.44 मैक्सिमम अमाउंट है जिसपे आप खरीद सकते हो, वरना इसके बाद हमें खरीदना अलाउड नहीं है, बिकॉज इसके बाद में हमारा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। समझा? अब जैसे खाते वक्त मस्ती कर रहे थे तुम लोग को, राहुल सर के सपने आ रहे हैं, मम्मी को प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी थी, ये था वो था। अब मम्मी तेरे को 100 रुपये दे के भेजे और बोले बेटा 5 किलो आलू लेके आ। आई यू एग्जैक्टली क्लियर दिस वन? सामने वाला आलू वाले को पूछने का, आलू कितने में दिया? 15 रुपया, हाँ ठीक है दे दे। 16 दे दे, 17 दे दे, 18 दे दे, 19, हाँ 20, हाँ 20 के आगे उसको बोलने का ये हडल रेट है। ऑफकोर्स अभी आलू वाला कुछ नहीं समझ रहा, पर तेरे को समझ में आ रहा है हडल रेट क्या? मतलब आई कैन परचेज दी आलू ओनली एट 20, आई कैन नॉट बाई इट एट 21। बोलो मैम आपका डाउट, बोलो बोलो।
हम्म नहीं, पूछ रही है मेरे को कि कुछ बता रही है? सारे रिविजन अटेंड करने सारे। सीआई हो गया मेरा लास्ट वीक। मतलब मेरी तरफ से आंसर यही है कि मेरे को तेरा क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है। हाँ, बेस्ट है। ने कोई लेना देना ही नहीं है। कैन आई गो हेड नाउ? चलो, अगर हम लोग एनपीवी आईआरआर की बात करें तो यहाँ पे एक रेशियो और ऐड होगा। लास्ट चैप्टर में 6 रेशियोज तो ऐड थे ना? 6 रेशियोज थे ना? पहला, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन। वंडरफुल। अब यहाँ का ये जो रेशियो है ये स्पेसिफिकली ओनली टू दिस चैप्टर है। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? इससे कनेक्टेड एक रेशियो है जो पहले याद आना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे। एंड दैट रेशियो बेसिकली इज नोन एज ROCE। व्हाट डज ROCE स्टैंड फॉर? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आज का सेशन हम लोग अभी जो बैच 2 पे करेंगे वो इसी पे होगा। इनफैक्ट किया भी है थोड़ा बहुत इसके बारे में बातें। सो डिनोमिनेटर पे क्या आना चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। हु एम्प्लॉयज द कैपिटल इन द बिजनेस? यस, परफेक्ट है। तो ये चारों लोग मिलकर बिजनेस करें, दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेसिकली हम लोग इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वी कॉल इट एज इक्विटी एंड वी कॉल इट एज डेट। जब मैं इक्विटी कहता हूँ तो उसके अंदर प्रेफरेंस ऑलरेडी आ जाता है। और इक्विटी डेट बोल दिया ना साथ में तो पक्का गवर्नमेंट आया है। बिकॉज इक्विटी को रिटर्न में क्या जाता है और डेट को रिटर्न में क्या जाता है, और इन दोनों के बीच में क्या आता है? गवर्नमेंट टैक्स खाने के लिए। तो डिनोमिनेटर पे इक्विटी और डेट दोनों आ गया, तो मतलब एक्चुअली इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस, गवर्नमेंट चारों है। ये चारों खड़े हैं और क्या पूछ रहे हैं? हमने कितना कमाया। तो न्यूमरेटर पे ये चारों मिलके क्या कमाते हैं? न्यूमरेटर। नहीं सर, चारों का रिटर्न चाहिए मुझे, चारों का रिटर्न। इक्विटी का डिविडेंड चाहिए, प्रेफरेंस का डिविडेंड चाहिए, गवर्नमेंट का टैक्स चाहिए और डेट का इंटरेस्ट चाहिए। ये चारों चाहिए। EBIT। EBIT। बिकॉज आप जैसे ही नेट प्रॉफिट बोलेंगे तो इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। अगर आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलेंगे तो टैक्स भी माइनस हो चुका है। ये और ROIC है ना स्पेसिफिकली ए चैप्टर के लिए, अदरवाइज ROIC इज नॉट देयर एनीवेयर। एवरीवेयर यू विल फाइंड 3 थिंग्स: ROCE, ROE, ROESH, और या तो फिर ROESC बोल दो। अभी एग्जैक्टली क्लियर दिस वन? अब इतनी सारी कहानियां बरोबर से याद है ना सारे लेक्चर्स की, तो बहुत अच्छी बात है, बट दिस इज द वे यू हैव टू टेक इट अहेड ऑल्सो। सो आई सेड दिस इज इक्विटी, दिस इज प्रेफरेंस, दिस इज गवर्नमेंट एंड दिस इज डेट। इक्विटी को डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, गवर्नमेंट टैक्स, डेट इंटरेस्ट। डन है? कहाँ से चालू करोगे बिजनेस? सेल से क्या कर दोगे? ऑपरेटिंग नॉन, अब सारे एक्सपेंस हटा दो, दुनिया भर की चीजें हटा दो। अब कहाँ आ जाओ? ये EBIT किसका है? 1 2 3 4। परफेक्ट है ना? पहले कौन भागेगा? तो इंटरेस्ट निकाल दिया, तो क्या मिला? अब क्या निकालो? तो फिर क्या मिलेगा? वेरी गुड। EAT के बाद कौन भागेगा? प्रेफरेंस। सो EAT के बाद माइनस प्रेफरेंस।
तो कौन बचेगा? अर्निंग फॉर इक्विटी। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? एफएसए में इनकम स्टेटमेंट किया ना, तो ईपीएस नाम का चैप्टर किया होगा। ईपीएस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अर्निंग्स फॉर इक्विटी, बिकॉज वही तो इक्विटी के लिए है। अब फॉर्मूला बनाओ, आरओसी, नीचे कौन है? कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो चारों है, तो चारों का प्रॉफिट कहाँ था? ईबीआईटी। अब मैं बोल रहा हूँ आरओई, इसको मिस इंटरप्रेट मत कर देना। व्हेन आई से आरओई मीन्स इक्विटी, व्हेन आई से इक्विटी इट एक्चुअली मीन्स इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। तो इनका रिटर्न कहाँ है? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस का रिटर्न कौन सा है? ईएटी। एंड देन आई से आरओसीईएसएच, मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर की बात कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा? वेरी गुड, या तो ईएटी माइनस क्या बोल दो? प्रेफरेंस डिविडेंड। ये 3 फॉर्मूला होने चाहिए, जैसे लिक्विडिटी के 6 रेशियोज है, ये 3 रेशियो सब जगह पे होने चाहिए। परफेक्ट है। फिर से एक बार, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में। नेक्स्ट वन, रिटर्न ऑन इक्विटी डिनोमिनेटर पे, न्यूमरेटर पे। नेक्स्ट वन, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स या रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलूंगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल। बट न्यूमरेटर में क्या आएगा? ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। चकास है? एनी डाउट्स इन दिस? पक्का? अच्छा, अब सिर्फ ये चैप्टर में वी हैव गॉट समथिंग विच इज नोन एज आरओआईसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल में क्या चाहिए अपने को? टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड। और न्यूमरेटर में क्या चाहिए अपने को? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड वी कॉल इट एज नो पैट। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? नो पैट का फुल फॉर्म नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे निकालोगे पता है तुम लोग? EBIT माइनस टैक्स बोल दो या 1 माइनस टैक्स बोल दो। मतलब इन शॉर्ट मुझे क्या करना है पता है? बहुत वियर्ड है, बट दिस इज हाउ आई रिमेंबर। गवर्नमेंट नहीं चाहिए मुझे। मैं जब भी समझा भी रहा था तभी भी मैंने तुम लोगों को समझाया था, आरओआईसी का फुल फॉर्म बोल। इन्वेस्टेड कैपिटल का मतलब जिसने पैसे लगाए। गवर्नमेंट ने पैसे नहीं लगाए, तो मुझे कौन चाहिए? इक्विटी चाहिए, प्रेफरेंस चाहिए, और कौन चाहिए? डेट भी चाहिए। सर इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट तो EBIT आता है, पर इसमें गवर्नमेंट भी होता है, तो किसको निकाल दो? टैक्स को निकाल दो। पर टैक्स किस पे कैलकुलेट करोगे? सीधा EBIT पे ही टैक्स कैलकुलेट करोगे। मतलब EBIT पे टैक्स रेट लगा दो, बात खत्म कर दो। फिर नीचे क्या आ जाएगा? कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब क्या है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस द डेट, दैट इज इक्विटी प्लस डेट। तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? ROIC। अब मुझे समझाओ, ROCE और ROIC में क्या डिफरेंस है? टैक्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, सी वर्ड इटसेल्फ इज डिफरेंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ? कैपिटल लगाया। बट व्हेन आई से कैपिटल लगाया, इट डज नॉट मीन कैश लगाया, इट मीन्स कुछ भी लगाया। कॉन्सेप्ट समझा? अब फॉर एग्जाम्पल मुझे बिजनेस करना है एंड यू बिकम माई पार्टनर, तो मेरे को लैपटॉप चाहिए और अपने को एक शॉप चाहिए। शॉप मेरे पास है, लैपटॉप तू लेके आ जा। बिजनेस स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया अपना? पैसे की जरूरत पड़ी, कैश, हार्ड कैश। यस मैम। वो मन से आज बात कर लो ना, वो कल भी मैंने तुमको बोला था। किससे? मन संघवी। मन संघवी कौन है ये? न्यू एडमिशन, वो डेमो के लिए आ रहा है 2 दिन से, उसको एडमिशन लेना। कहाँ पे? इधर? हाँ ओके ठीक है, आज बात कर लूंगा पक्का। आज आने वाला 5:30 को, वो कल एडमिशन के लिए रेडी है। ओके मैम, डन। और भी एक है वो हर्ष करके, मैंने कल सोनू का नाम बोला। वापस एक बार भेजो ना मैम नाम प्लीज। बट ये मन संघवी का तुम आज बात कर लो। आज ही, आज ही कल उसके पक्का। फादर आने वाले हैं, वो मेरे को छाप रहे हैं। ठीक है मैम, डन। ठीक है। हाँ, now if somebody tells you how much of capital you have invested, you will say 0। नहीं मैं तो पैसा ही नहीं लेके आया। अरे तू लैपटॉप लेके आई ना, और मैं दुकान लेके आया ना, तो ये कैपिटल तो हो गया। कैपिटल डज नॉट मीन इन टर्म्स ऑफ कैश, बट व्हेन आई से इन्वेस्टेड कैपिटल, आई प्योरली वांट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? कैश। तो डिफरेंस क्या है? अभी दोनों रेशियो एकदम याद रहना चाहिए। ROCE बोले तो फॉर्मूला में क्या बनेगा?
EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ROIC बोलूं तो फॉर्मूला में क्या रहेगा? EBIT माइनस टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड ही है, बट कैपिटल इन्वेस्टेड बोलने का, समझा? ये रेशियोज मैं हर टाइम बोलता हूं, दिमाग में सेट होना चाहिए. यू विल हैव मैक्सिमम क्वेश्चंस इन CFA लेवल 1 इन टर्म्स ऑफ रेशियोज इन FSA. यहाँ पे रेशियो, वहां पे रेशियोज, FSA में हर एक चैप्टर के अंदर रेशियोज. इसीलिए तो मैंने FSA में आपको भी यही करा और इन लोग को भी यही करा रहा हूँ. पहले चालू किया मैंने FSA के चैप्टर नंबर 1 से, फिर सीधा जाके रेशियोज करा रहा हूँ इनको. बिकॉज हर एक चैप्टर के अंदर क्या दिखने वाला है? इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस में लास्ट में क्या दिखेगा? रेशियो. बैलेंस शीट एनालिसिस में लास्ट में क्या दिखेगा? रेशियोज. और रेशियो का एक अलग से चैप्टर भी है. पक्का? एंड कीप ऑन एडिंग अप टू योर लिस्ट. नाउ टेल मी द फॉर्मूलाज क्विक फायर. ROC फॉर्मूला EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. ROE फॉर्मूला पैट अपॉन इक्विटी. EAT बोल दो या पैट बोल दो, अपॉन इक्विटी. डू यू अग्री विद दैट वन? रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड और रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल. यस मैम. EAT minus preference dividend upon equity shareholders funds or equity share capital. And ROIC formula EBIT minus tax upon capital invested. और EBIT माइनस टैक्स बोलने की जगह पे नोपैड बोलो उसको. नोपैड का फॉर्म, फुल फॉर्म नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. याद रहेगा? कैन आई गो अहेड? तीनों चीज क्लियर हुई? NPV समझा, IRR समझा और ROIC समझा. एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं. NPV ईयर 1 2, नहीं 0 तो होना चाहिए ना. नहीं नहीं, 0 1 2 3 4. कैश फ्लो 0 पे -10,000, 5,000, 3,000, 8,000, 5,000. COC 10%. कैलसी उठाओ फटाफट से, मेरे को NPV का आंसर दो. $6.45. 6.4. परफेक्ट है. आई एम गेटिंग दिस आंसर. एवरीवन एल्स कंफर्म जिसके पास BA2 है, सब लोग प्लीज. 10 COC 10% बोला है. इज इट डन? सबको आ गया? चलो रुक जाओ. कितना है? 6450 ना. 7,000, 4,000. IRR कैलकुलेट करो. आ रहा है? क्या मिला? 31.219.
IRR इज बेसिकली हर्डल रेट. अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 31% भी होगा ना तो भी अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, और इतना महंगा पैसा तो एक्चुअली मिलता ही नहीं है लाइफ में कहीं पे भी. अगर IRR कहीं 10-12 के बीच में आए ना तो अपने को सोचने का कि लाइफ में क्या करना है. 31.219 तो बहुत क्लियर है. सो IRR क्लियर, NPV क्लियर, ROCI क्लियर, ROIC क्लियर, टू गुड. A company can increase its ROIC by improving its operating margin or increasing by capital turnover. Analyst says this and that. अच्छा, ROIC का एक इक्वेशन भी वो याद रख लेना, खाली इसके अंदर बीच में सेल्स डालना था. रेशियो एनालिसिस में थोड़ा बहुत याद आना चाहिए था. एक फॉर्मूला था ड्यूपॉन्ट. ड्यूपॉन्ट के अंदर 3 पॉइंट ड्यूपॉन्ट, 5 पॉइंट ड्यूपॉन्ट, एक एक मसाले डालते जा रहे थे हम लोग. एक स्टैंडर्ड बेस फॉर्मूला एंड देन वी हैव द चार्ट. पर वो देखेंगे जब हम FSA सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पे ROIC को ही अगर हमें एक्सपैंड करना है तो एक मसाला बीच में डाल सकते हैं. कौन सा? सेल्स. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कांस्टेंट रखने का, बीच में क्या डाल देने का? सेल्स. ROIC का फॉर्मूला बोलो. तो अभी क्या करने का? नोपैट अपॉन सेल्स एंड सेल्स अपॉन कैपिटल इन्वेस्टेड. सो बेसिकली इसके अंदर हम लोग ने सेल्स डाल के कैपिटल टर्नओवर भी डाल दिया इसके अंदर. हाँ, बट इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह से कहाँ पे जाएगा? रेशियो एनालिसिस में, ड्यू पॉइंट में. अभी क्लियर वाई वी ऐड दिस काइंड ऑफ फ्लेवर्स, वो वहां पे पता चलेगा आपको. आगे बढ़ू. नेक्स्ट, देर आर 3 concerns of ROIC. Because accounting treatment differs, ROIC may not be comparable across what? Companies. So normally ROIC कोई निकालता ही नहीं है, to be fair. इसीलिए तो बोला people in the world will always remember ROC. People will not remember ROIC. ROIC is backward looking and can be volatile from year to year. Because ROIC is for the whole company, it may let profitable projects and good decision mask unprofitable projects and what? Poor decisions. Because ROIC आप पूरे कंपनी का निकाल रहे हो, तो कंपनी का निकाल रहे हो तो सब प्रोजेक्ट्स आ गए, तो इसके अंदर अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आ गए, बुरे प्रोजेक्ट्स भी आ गए. और आंसर अगर लास्ट में पॉजिटिव आया तो बुरे प्रोजेक्ट्स तो चुप गए भाई, दुनिया में बात ही नहीं हुई किसी की भी. ये ऐसा हुआ, मैच था अपना, इंडिया जीत गया. एक बंदा ने बॉलिंग खराब डाला पर अपने को क्या ही लेना था, इंडिया जीत गया. तू भी डांस कर. कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट? कैपिटल एलोकेशन. कैपिटल एलोकेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग की प्रिंसिपल्स. पहला प्रिंसिपल कैपिटल एलोकेशन का, कि यहां पे सारे डिसीजंस ना कैश फ्लो पे होंगे. किस पे होंगे? कैश फ्लो पे, प्रॉफिट पे नहीं होंगे. कैपिटल एलोकेशन मतलब पैसा कहां लगाना है दुनिया में. पैसा लगाने का काम या डिसीजन प्रॉफिट से नहीं होता. अभी बहुत हद तक ये सारी बातें जो हो रही है वो सब FSA की बातें हो रही है. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड अंडरस्टैंडिंग इट बेटर, हमारे पास एक स्टेटमेंट या एक चैप्टर था वहाँ पे, एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट. और तब भी मैंने लेक्चर में बताया भी था कि हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, इट डज नॉट मीन इतना हमारे पास कैश है. बिकॉज जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना तो यहाँ पे डेप्री भी लिखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एस्टिमेशंस भी होते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस भी होते हैं. ये सब लिखने के बाद हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं जो कैश से अलग है. इनफैक्ट अकाउंटिंग कैश बेसिस पे होता ही नहीं है, अकाउंटिंग होता है अक्रूवल बेसिस पे. किस पे? एंड अक्रूवल कैश नहीं है. कॉन्सेप्ट समझा? अब यू पेड फॉर मी राइट नाउ ना. क्या दाबेली खाया अपन ने? तूने भी खाया, मैंने भी खाया. खर्चा किसका हुआ? नहीं, अपने दोनों का. कैश तेरा गया, पर हम लोग अक्रूवल बेसिस पे बात करें तो हम कैश की बात ही नहीं कर रहे. दाबेली खाने का बेनिफिट किसको मिला? दोनों को. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन. कल वापस जाते हैं, कल मैं पे कर दूंगा, तो खर्चा किसका होगा? दोनों का. एक काम कर, कल दाबेली नहीं खाते पर मैं कल तेरे को दाबेली का पैसा देता हूं, पर आज नहीं दूंगा. मेरा खर्चा कब होगा? आज ही. ये अक्रूवल की बातें चल रही थी. कल तो मैं सिर्फ उसको क्या करूंगा? कैश दूंगा, बट कैश से कोई खर्चा होता ही नहीं है.
अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन. अक्रूवल टेल्स मी एक्सपेंस का मतलब क्या है. सिंपल एज दैट. कल इन लोग को नहीं, कल सीए इंटर वालों को पढ़ाया पहली बार. तो तुम लोग ने कभी वो लेवल से अकाउंटिंग की ही नहीं है, वो हम लोग को समझता ही नहीं है, वो क्यूरियोसिटी भी नहीं थी. पर थोड़ा बहुत तो अकाउंट्स 11th 12th में किया ना हम लोगों ने. सो डू यू रिमेंबर देयर आर थ्री नेचर्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल. Yes or no? Do you remember these golden rules also? What's the rule of real account? Debit what comes in and credit what goes out. Next one. Debit the receiver, credit the giver. Last one. Expenses and losses, credit all incomes and gains. Are we exactly clear with this one? इसीलिए मेरा ये प्रॉब्लम है. मैं ये सीए इंटर में चला जाता ना सिखाने के लिए, फिर ये लोग बाद में किसी और प्रोफेसर को एक्सेप्ट नहीं करते. स्केल नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने सोचा ही नहीं. एंड इवन एट प्रोफेसर्स एट दिस लेवल दे डोंट अंडरस्टैंड. अक्रूवल सिखाना है तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो. और आपके लिए, सबके लिए ये, बिकॉज हमने 11th 12th में ये सोचा ही नहीं कभी. डेबिट मीन्स व्हाट? डेबिट इज अ पॉजिटिव वर्ड और अ नेगेटिव वर्ड? पॉजिटिव. इनफैक्ट जब पहला लेक्चर चालू किया होगा ना एफआईजेसी का, वहां पे उन्होंने बोला होगा डेबिट इज पॉजिटिव एंड क्रेडिट इज नेगेटिव. डेबिट इज कमिंग समथिंग एंड क्रेडिट इज गोइंग आउट समथिंग. आर वी क्लियर विद दिस वन? अकाउंट्स का इवोल्यूशन ही ना सिर्फ दो वर्ड से हुआ है, प्लस एंड. प्लस को क्या बोला एंड माइनस को क्या बोला. क्लियर. अब रूल देखो, रियल अकाउंट का रूल. डेबिट व्हाट साउंड्स पॉजिटिव, क्रेडिट व्हाट साउंड्स नेगेटिव. पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द साउंड्स पॉजिटिव, क्रेडिट द साउंड्स नेगेटिव. नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलो. नहीं सर ये तो नेगेटिव हुआ. ये नेगेटिव नहीं हुआ, ये पॉजिटिव ही है. बिकॉज व्हाट इज एक्सपेंस? रिसीव्ड. बेनिफिट रिसीव्ड एंड क्रेडिट बेनिफिट गिवन. पर हम लोग का दिमाग कहां तक सेट है, बचपन से कहां पे सेट है. हमने वो वर्ड एक्सपेंस को किसको रिलेट कर दिया मालूम है? पैसा जाना. बचपन से ना, कोई अपने को बोला खर्चा हो गया. खर्चा हो गया मतलब क्या? यार आज मेरा बहुत एक्सपेंस हो गया. बहुत एक्सपेंस हो गया मतलब क्या? मेरा बहुत पैसा गया. इसीलिए आधे लोग तो अकाउंट्स क्लियर ही नहीं कर पाते लाइफ में. आर वी क्लियर विद दिस वन? बट एक्चुअली एक्सपेंस का मतलब इट वाज नॉट मनी गोइंग आउट. एक्सपेंस का मतलब वाज बेनिफिट कमिंग इन. और सोच लो तुम ही, खाली हमने नाम भी वैसे ही रखे. फिर सैलरी पेड, जर्नल एंट्री अगर तुम लोग बना सको तो क्या गया? तो कैश गया, पर सैलरी क्या हुआ? मिला नहीं. मिला, दिया, दिया, मिला, कुछ भी. 100%. Salary was a word for the benefit that you received because that employee worked for you. पर हमारे दिमाग में सैलरी इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, सैलरी इज अ नेगेटिव वर्ड. बट जबकि वो नेगेटिव वर्ड है ही नहीं, वो एक्चुअली पॉजिटिव है. और गया क्या हमारा? कैश गया. कॉन्सेप्ट समझा? ये थोड़ी रियल पर्सनल नॉमिनल की बातें याद रखोगे तो क्लियर है. अब मैं वापस ये सब क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज अकाउंट्स तो ये अक्रूवल बेसिस पे होता है. बट कैपिटल बजटिंग अक्रूवल बेसिस पे नहीं करना है. कैपिटल बजटिंग किसके बेसिस पे करना है? कैश. किसके बेसिस पे? तो कैश बेसिस पे कैसे करोगे? तो यहां पे चालू करना तुम लोग इनकम माइनस एक्सपेंस एंड रीच टू अमाउंट और रीच टू अ वर्ड नोन एज एनपीबीडीटी. व्हाट डज एनपीबीडीटी स्टैंड फॉर? फिर क्या माइनस करोगे? कहां पहुंचोगे? फिर क्या माइनस करोगे? तो कहां पहुंचोगे? फिर क्या ऐड करोगे? तो कहां पहुंच जाओगे? कॉन्सेप्ट समझा? अगर डेप्री ऐड ही करना था तो मैंने ऊपर माइनस क्यों किया? वंडरफुल.
अभी एग्जैक्टली क्लियर. नथिंग अगेंस्ट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, बट आजकल मैं कभी भी आशमी से बात करता हूँ, शी इज गॉट कपल ऑफ फ्रेंड्स, यू माइट हैव दोस कॉमन फ्रेंड्स हु आर डूइंग सीए. सीए हैज बीन माई ब्रेड एंड बटर फॉर पास्ट 20 years, टू बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट. बट अगर कोई अपने को बोले ना कि सुपरसीड क्या करता है, इट्स फाइनेंस विच विल ऑलवेज सुपरसीड अकाउंटिंग. फाइनेंस पीपल इन दिस वर्ल्ड विल ऑलवेज अर्न मोर देन अकाउंटिंग पीपल. लिख के लो. और जितना जल्दी तुम लोग ये सब में डालने लगोगे अपना दिमाग ना, तो कुछ मजा ही अलग आएगी. परफेक्ट है. अभी यही तू बात कर रहा है, बहुत मजा आई. अपना जो नॉर्मल अकाउंटिंग फाइनेंस वाला वर्ल्ड नहीं चलेगा, उसका दिमाग क्या चलेगा? सर डेप्री माइनस किया फिर वापस प्लस किया, तो एक काम करो ना सर, डेप्री माइनस ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि फाइनेंस वाले को अकाउंट्स पता है, शायद अकाउंट्स वाले को फाइनेंस. अकाउंट्स में हमने ये सीखा है कि डेप्री चार्ज करेंगे ना तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अकाउंट्स ने डेप्री चार्ज करना तो अलाउ किया, तो डेप्री चार्ज करो, टैक्स कम भरना पड़ेगा. पर बाद में अकाउंट्स बोलता है कि ये मेरा प्रॉफिट है. हाँ हाँ, तेरा ये प्रॉफिट है, पर अपने को पता है ये प्रॉफिट उसका प्रॉफिट है, पर उसका कैश तो ये, उसके पास एक्चुअली कैश का डेप्री का भी पड़ा हुआ है. अब मैं यहाँ पे खाली नंबर डाल के आपको समझाऊं. फॉर एग्जाम्पल, सो दिस इज 1000, 200 का डेप्री, 800 बचा. लेट्स से मैं टैक्स बोलता हूँ 30% है, तो 240 रुपीज टैक्स चला गया. 800 माइनस 200 इज 6, 560 प्लस क्या ऐड कर दूंगा? 200 का डेप्री. 560 प्लस 200 इज हाउ मच? व्हाट इज 760? अकाउंट्स क्या बोलता है? प्रॉफिट कितना? पर फाइनेंस क्या बोलता है? कैश कितना? और अपना कैपिटल बजटिंग या कैपिटल अलोकेशन प्रोसेस कभी भी प्रॉफिट पे नहीं होगा, ऑलवेज किस पे होगा? कैश पे. और बहुत अच्छी तरह समझ गया कि वो टैक्स का इफेक्ट आता था. अगर मैं 1000 में से 200 माइनस ही नहीं करता तो मुझे टैक्स किस पे भरना पड़ा होता? 1000 पे. और 1000 पे मैं अगर कितना परसेंट टैक्स बोला मैंने? 30%. तो 300 रुपया टैक्स चला जाता, तो बचता कितना हाथ में? 700. पर हमारे हाथ में 700 भी नहीं है, हमारे हाथ में 760 है. समझा? फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज कैपिटल एलोकेशन का प्रिंसिपल नंबर 1. कैलकुलेशन प्रॉफिट पे नहीं होगा, कैलकुलेशन कैश फ्लो पे होगा. परफेक्ट है. सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज पे ही होना चाहिए. किस पे होना चाहिए? व्हाट इज इंक्रीमेंटल कैश फ्लो? ये प्रोजेक्ट उठाने की वजह से क्या डिफरेंसेस है, बस वही. इसकी वजह से ना कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं डालेंगे कैपिटल बजटिंग में, कभी अलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स नहीं डालेंगे कैपिटल बजटिंग में. अलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स का मतलब क्या? कि ये खर्चे ऑलरेडी हो ही रहे, पर आज नया प्रोजेक्ट लिया तो वो खर्चों का शेयर वहां पे जाएगा. अब फॉर एग्जाम्पल अपना बैच यहाँ पे चल रहा है, सो यू नो माई काउंसिलर्स, अपना ऑफिस है उधर. कौन बैठता है वहां पे? किसी को भी नहीं पहचानते तुम लोग. सुवर्णा मैम बैठते हैं. तो चलो सुवर्णा मैम की बात करते हैं. एक सैलरी जा रहा है. लेट्स से आज यहाँ पे ये फ्लोर पे मेरे 5 बैच चल रहे हैं, कल से 6 बैच चलेंगे, सुवर्णा मैम का सैलरी बढ़ने वाला है. तो जो नया 6th बैच आ रहा है ना, उसमें सुवर्णा मैम का सैलरी नहीं डालने का, बिकॉज वो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो नहीं है. 6th प्रोजेक्ट आने की वजह से ये पैसा ज्यादा जाएगा या ये पैसा ज्यादा आएगा तो ही लेना है, वरना कुछ भी चीज नहीं लेना है. कॉन्सेप्ट समझा? दैट इज नोन एज इंक्रीमेंटल कैश फ्लोस. सो अगर मुझे 6 बैच लेने की वजह से सुवर्णा मैम कल आके मेरे को बोले, राहुल देखो 5 बैच हैंडल कर रही हूँ, मेरे को 5 बैच का 25,000 रुपया सैलरी देते हो, कल से 6 बैच हैंडल करूंगी, मेरा सैलरी 30,000 होना चाहिए, तो मैं एक्स्ट्रा 5,000 का सैलरी जो उनको पे कर रहा हूँ ना, वो कंसिडर करूंगा, वरना उनका सैलरी कंसिडर नहीं करूंगा. That is known as incremental cash flow. Incremental cash flows are those that change if the project is undertaken. Sunk cost or allocated corporate overhead should not be considered while calculating a NPV. Sunk cost का मतलब जैसे मैंने कहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट. हाँ, સડન રાઇઝ નહીં. સંક કોસ્ટનો મતલબ કે આપણે પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ, પણ કોઈ રિસર્ચ ડેવલપમેન્ટ હોય કે વન ટાઈમ કોસ્ટ હોય, એ કન્સિડર નહીં કરવાનું. પરફેક્ટ છે. હવે
last month, Government of India announced that we will have some companies who will create prototypes for 5th generation of fighter jets. And this process will continue for next 3 years, 2028 तक. 2028 में से जितने भी कंपनी ने प्रोटोटाइप सबमिट किए होंगे उसमें से एक प्रोटोटाइप अपन सिलेक्ट करेंगे और उनको बोलेंगे चलो काम आगे करो. डन है. अब मैं वो कंपनी की बात कर रहा हूँ जो प्रोटोटाइप सबमिट करने वाला है. तो ये जो प्रोटोटाइप्स बनाएंगे ना, ये संक कॉस्ट है. ये कॉस्ट का अपने को बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता है ही नहीं. तो इसका खर्चा कैपिटल बजटिंग करते वक्त गिनने का ही नहीं, क्योंकि अगर इसका खर्चा हम लोग गिनने लगे ना तो अपने को लगेगा अपने को दुनिया ही नहीं चलाना चाहिए. बिकॉज ये तो रिसर्च है. रिसर्च का बेनिफिट आएगा कि नहीं आएगा क्या ही पता है. यस और नो. और वैसे ही रिसर्च है जिसने दुनिया में पैसे बनाए. सो फॉर एग्जाम्पल जस्ट थिंक अबाउट एलॉन मस्क का टेस्ला, जस्ट थिंक अबाउट एप्पल का आईफोन. परफेक्ट है. ये रिसर्च की वजह से ही क्रिएट हुए, पर इन्होंने इसके पीछे कितना खर्चा किया वो किसी ने सुना है कभी भी? एप्पल तो ऐसे पॉइंट पे आ गया था कि वो बैंकरप्ट होने वाला था, बट अचानक से एक फोन आ गया, पूरी दुनिया बदल गई उनकी. अभी क्लियर विद दिस. तो रिसर्च संक कॉस्ट मींस रिसर्च कॉस्ट नहीं डालने का. नेगेटिव. नेक्स्ट वन. A negative impact called cannibalization occurs when the new project replaces sales of an existing project. ये भी नहीं कंसिडर करने का. A positive externality exists when doing the project would have a positive effect on the sales of the firm. Are we clear with this one? So ये सब चीजों पे ध्यान रखने का अपने को. Third one, timing of cash flow is important. Why timing of cash flow is important? Because कहने से प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो टाइमिंग से निकालना है. अब लास्ट क्वेश्चन में देखा ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ऑल दिस थिंग्स. सो 3 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. थोड़ा मैं डीप में सिखा रहा हूँ रिवीजन कराते वक्त भी, बिकॉज लेवल 2 भरा पड़ा है इससे. कौन सी 3 चीजें? 1, कैश फ्लो पे कैलकुलेशन, प्रॉफिट पे नहीं. 2, सिर्फ इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज लेने का, संक कॉस्ट नहीं, अलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स नहीं, नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं. एंड लास्ट वन, थर्ड, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. कहानी क्लियर है? चलो. कॉमन मिस्टेक्स, दैट इज द लास्ट पार्ट. पहला कौन सा एरर्स? कॉग्निटिव. और दूसरा कौन सा एरर्स? कॉग्निटिव एरर्स. पुअर फोरकास्टिंग, नॉट कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ इंटरनल फंड्स, इनकरेक्टली अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन. बिहेवियरल. पेट प्रोजेक्ट्स ऑफ सीनियर मैनेजमेंट. सीनियर मैनेजमेंट ने बोला प्रोजेक्ट अच्छा है, अभी सीनियर मैनेजमेंट ने बोला अच्छा है तो अच्छा है, करना ही पड़ेगा. सेकेंड, इनर्शिया ऑफ सेटिंग द एंटायर कैपिटल बजट, सिमिलर बजट्स ईयर आफ्टर ईयर. मतलब कॉपी मारना है, लास्ट ईयर कितना बजट था, इस साल भी उतना ही बजट, सेम. बायस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन ईपीएस ऑन व्हाट? आरओई. एंड लास्ट वन, फेलियर टू जनरेट व्हाट? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज. दैट्स व्हाट आई सेड, आइडियाज का ही पैसा है. कॉन्सेप्ट क्लियर है? We want top management people to only come out with ideas. चिकास कहानी है. Too good. Last, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सारी चीजें अपनी अभी लेवल 2 में दिखेगी अपने को. इस कैपिटल बजटिंग में ऑप्शंस होते हैं और ये ऑप्शंस आपकी वैल्यू बढ़ा देते हैं. 5 ऑप्शंस मिलेंगे आपको कैपिटल बजटिंग में. पहला कौन सा? सेकेंड कौन सा? थर्ड कौन सा? नेक्स्ट कौन सा? एंड लास्ट कौन सा? ये ऑप्शंस ना रियल ऑप्शंस बोलते हैं इसे. ये ऑप्शंस आपकी कैपिटल बजटिंग की वैल्यू बढ़ा देता है. पहला ऑप्शन सोच लो क्या है? टाइमिंग ऑप्शन. मतलब ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि या तो प्रोजेक्ट आज चालू करो या तो 1 साल के बाद चालू करो. ऐसा ऑप्शन अपने को मिले ना तो दैट एनहांसेस द वैल्यू ऑफ कैपिटल बजटिंग. Because practically speaking in the world, time does not wait for you. So if you don't start the project today, someone else will. But let's say एक कंपनी आ रहा है अपने पास एंड ही सिंह, राहुल ये प्रोजेक्ट है तेरा ही है, तेरे को डिसाइड करना है आज चालू कर या 1 साल के बाद चालू कर. So this enhances the value of the project. Is this clear? Next one, timing option के बाद. What is the second one now? अबेंडमेंट ऑप्शन का मतलब चालू कर ले, तेरे को बीच में छोड़ के भागना है तो भाग जाना.
थर्ड कौन सा ऑप्शन? स्टार्ट कर, अगर तेरे को लग रहा है ग्रो और करने वाला है तो और पैसे लगाना. फोर्थ वन, फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे मिलेगा? प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, वर्कर्स ओवर टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी का, डिफरेंट मटेरियल में फ्लेक्सिबिलिटी, इनपुट आउटपुट प्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी. जस्ट इमेजिन करो मेरे को एक एम्प्लॉय मिल रहा है, मतलब कितना बजे कितना टाइम काम करना है, मतलब 8 आवर्स, मतलब कब अवेलेबल है सर? पूरे दिन में कभी भी बुला लो 8 घंटे. एंड सेकेंड वर्कर है सर 10 to 6. आई ऑलवेज कम बाई 10, ऑलवेज गो बाई 6. कौन सा एम्प्लॉय अच्छा है? वन हु इज रेडी टू वर्क एनी मोमेंट ऑफ 8 hours इन अ डे, और वन हु वर्क्स 10 to 6? फर्स्ट वाला ऑफ कोर्स, बिकॉज इट एनहांसेस योर फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट वन, थर्ड कौन सा ऑप्शन? फंडामेंटल ऑप्शन, एन ऑप्शन वेदर टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट और नॉट टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट. सो यू विल हैव 5 ऑप्शंस. हाउ मेनी ऑप्शंस? 5. पहला कौन सा? टाइमिंग. सेकेंड, थर्ड एंड द लास्ट वन. अभी एग्जैक्टली क्लियर, फिर से एक बार. पहला कौन सा ऑप्शन? आज चालू करना है, बाद में चालू करना है. सेकेंड, चालू करके छोड़ के भाग सकते हो. थर्ड, मतलब आई कैन इन्वेस्ट मोर. फोर्थ, I have a flexibility in terms of timing, in terms of operation, in terms of capacity, in terms of material. Fifth, fundamental whether to start or not to start. कितना जल्दी आ गया तू? आके बैठ जा अभी. मजे है लाइफ में तेरे? नहीं है? अभी क्लियर? पक्का एक बार. चलो फटाफट आंसर दो मेरे को अभी. कहाँ गया? बिना देखे आंसर देना अभी. हम वैसे ही दिखाऊंगा, नहीं तो आंसर कहाँ से दोगे? टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट? पहला. सेकेंड, रेगुलेटरी और कंप्लायंस. थर्ड, expansion. Last, other projects. Next one, capital allocation process will pass through how many stages? First one, second one, third one, next one, monitoring and post audit. Next one, NPV clear है, PV inflow minus PV, IRR भी clear है. IRR is also known as a hurdle rate. ROIC का फॉर्मूला बोलो. NOPAT upon invested capital multiplied by 100. ROCE का फॉर्मूला बोलो. EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100. ROE का फॉर्मूला बोलो. EAT अपॉन इक्विटी इंटू 100. एंड ROESC ESH का फॉर्मूला बोलो. अर्निंग्स फॉर इक्विटी और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी. बट यहाँ पे इक्विटी मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल. नेक्स्ट वन, कैपिटल एलोकेशन के प्रिंसिपल. हाउ मेनी एलोकेशन प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग? 3. पहला, कैश फ्लो पे कैलकुलेशन होगा, प्रॉफिट पे कैलकुलेशन नहीं होगा. सेकंड, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज ही लेना है, नेगेटिव इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स, संक कॉस्ट, कैपिटल लोकेशंस नहीं लेना है. थर्ड, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, कैनिबलाइजेशन सेकंड पॉइंट ही था. टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. उसके अंदर भी एरर्स हो सकते हैं. सो वी कैन हैव कॉग्निटिव एरर्स एंड वी कैन हैव बिहेवियरल एरर्स. बिहेवियरल एरर्स में मैनेजमेंट वाला पार्ट, कॉग्निटिव एरर्स में हमारे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स है. मतलब कैपिटल बजटिंग पीवी इनफ्लो आउटफ्लो पे होता है. अगर इनफ्लो आउटफ्लो गलत कैलकुलेशन किया तो कहाँ से काम होगा? लास्ट वन, रियल ऑप्शंस. हाउ मेनी रियल ऑप्शंस डू वी हैव? 5. पहला, सेकेंड वन, थर्ड वन, नेक्स्ट वन, द लास्ट वन. चलो, टू गुड. चलो, क्वेश्चन नंबर 1. Which one of the following is most likely a going concern project? Opening a retail outlet in a new region, acquiring and merging with supplier to secure a source of key component, purchasing a new model of the factory machine that will decrease unit production cost. See, are we clear with this one? Opening a new retail outlet कौन सा project होगा? Expansion. Acquiring and merging भी expansion ही होगा. In capital allocation process, post audit is used to improve the cash flow forecast and stimulate management to improve the operation and bring results in line with forecast. Improve cash flow forecast and eliminate potentially profitable but risky projects. Stimulate management to improve the operation, bring results into line with forecast.
एंड एलिमिनेट पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी बट रिस्की प्रोजेक्ट्स, यही होगा। बिकॉज यहाँ पे तो ये लोग बोल रहे थे एलिमिनेट प्रॉफिट प्रोजेक्ट्स निकालने के लिए, ये तो हो ही नहीं सकता। सी, चलो एनपीवी निकालने के लिए बोला है, कैलकुलेशन आपका है गाइस। आज कितना पैसा जा रहा है ये मत भूलना, 5000, एक साल के बाद 3000 आ रहा है, 2000 आ रहा है, 2000 आ रहा है। कैलकुलेशंस प्लीज। यस मैम। डाल, पर वो फ्रीक्वेंसी 2 डाल दिया तो उसने ले लिया, बात खत्म हो गई आपकी। और अच्छा इंटेलिजेंट काम किया मैम। 883 पॉजिटिव। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन एंड समझा मैडम ने बरोबर यूज किया। तो C02 पे मैडम ने 2000 का फ्लेक्सिबिलिटी डाल दिया। तो एक्चुअली वो जो C03 बोल रहा है वो कैश फ्लो 3 बोल रहा है, बट कैश फ्लो ईयर 3 नहीं बोल रहा है वो। नहीं, तो फिर आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपने कितनी डाली, फिर सीधा वही डाल दो तो और इजी हो जाता है आपके लिए। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू बेटा कि आपका 3000 है, फिर आपका 2 है, और आपका 5 है, और फिर आपका 6 है। तो रादर देन एक्चुअली गोइंग टू 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स ना, ये C01 हुआ, ये C02 हुआ, ये C02 के बाद F02 का फ्रीक्वेंसी 3 डाल दिया, तो ये तेरा सीधा C03 हो गया। और यहाँ पे तूने F03 का 2 डाल दिया, तो ये कवर हो गया, और ये तेरा C04 हो गया। बात खत्म हो गई। तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन सिंपल ही होंगे, कंफ्यूजिंग नहीं होगा उल्टा। डन है। चलो, कोई डाउट आपको? बट रियल ऑप्शन के क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे अपने पास। चलो, यहाँ पे उल्टा 4 क्वेश्चंस है। कैन आई स्टार्ट? 1. Which one of the following statement concerning the principle underlying the capital allocation process is most accurate? कैपिटल allocation process की बात हो रही है यहाँ। 1. Cash flow should include tax benefits of non-cash expense reduction. The net income of the project is essential for making capital allocation decision. Cash flow should be project specific, ignoring the sunk cost and impact of any other parts of business. Is the answer C? Clearly defined किया गया था। Second, the manufacturer of clothes washing machine decides to add matching clothes dryer in the product line. In this case, it is most likely important the project analysis to consider the sunk cost, the negative impact of other parts of business, the positive impact of other parts of business. क्या कंसिडर करना चाहिए? वॉशिंग मशीन बेच रहा हूँ, क्लोथ्स ड्रायर बेचूंगा, तो सी आएगा। क्यों सी आएगा? हाँ बोलो। ठीक है, अग्री तो कर रहा हूँ, बोलो। ठीक है, बोलो। हाँ, बट अब इसमें कंसिडर क्या करना है? सब लोग का आंसर करेक्ट है, बट व्हाट एम आई थिंकिंग, प्रोजेक्ट कौन सा है? नहीं, द मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लोथ्स वॉशिंग मशीन डिसाइड्स टू ऐड मैचिंग क्लोथ्स ड्रायर। वॉशिंग मशीन का बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, हम कौन सा नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं? अभी देखो सुनो, ये फील करना बहुत जरूरी है, इसलिए बोलता हूँ कभी सोच तो लेते हैं, पर नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है वो अंडरस्टैंड करना है। हम कौन सा बिजनेस लेना है कि नहीं लेना है डिसाइड कर रहे हैं, ड्रायर का बिजनेस। तो उन्होंने बोला सर ड्रायर के कैश फ्लो लो, लेंगे। फिर सेकंड पॉइंट क्या था?
इंक्रीमेंटल कैश फ्लो लो। एंड थर्ड पार्ट क्या था? अब जब इंक्रीमेंटल कैश फ्लो लेंगे ना, तो पहले तो संक कॉस्ट लेना ही नहीं, अलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स लेना ही नहीं। पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा तो लेना, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा तो लेना। पर पॉजिटिव इंपैक्ट किससे? कि अगर मैं ड्रायर बेचूंगा तो मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो इंक्रीज आएगा वो इंक्रीज भी मैं यहां पे ऐड करूंगा। समझा? क्योंकि ड्रायर बनाने से लोग वॉशिंग मशीन भी ज्यादा खरीदने लगेंगे मुझसे। तो ये हुआ क्यों? ये मशीन ज्यादा क्यों खरीद रहे? मशीन की वजह से वो लोग ज्यादा नहीं खरीद रहे, किसकी वजह से ज्यादा खरीद रहे? तो जो नेक्स्ट एक्स्ट्रा मशीन की सेल होगी ना, वो भी मैं ड्रायर में ऐड करूंगा। समझा? This is known as positive externalities that should be considered. Even we can have negative externalities that should be considered. Now, what is negative externality? But of course, जाहिर के एग्जाम्पल में वो फिक्स नहीं होगा। तो मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, अब मैं दूसरा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये दूसरे प्रोजेक्ट की वजह से जो पहले वाले का सेल का लॉस होएगा वो कंसिडर करने का इधर। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, चाय की दुकान थी, अब मैं अपने चाय की दुकान में क्या बेचूंगा? कॉफी। पर डेफिनेटली क्या होने वाला है कि थोड़े लोग ऐसे भी होंगे जो चाय की जगह पे क्या पी लेंगे? कॉफी। तो चाय का तो नुकसान हुआ ना। तो वो चाय का नुकसान जो हो रहा है वो किसको नुकसान में डालने का? वो कॉफी की वजह से नुकसान हुआ उसमें डाल देने का। देन योर इंक्रीमेंटल सेल इज नॉट ओनली द सेल ऑफ कॉफी, देन योर इंक्रीमेंटल सेल विल बी, अच्छा चाय कितने का था? 10। कॉफी कितने का था? 12। तो खाली 2 रुपए ऐड करो, 12 रुपए ऐड मत करो फिर, बिकॉज वो बंदा चाय पीने तो आया ही था। और अगर वो बंदा चाय पीने आया ही था तो 10 रुपए तो डालने ही वाला था वो। मैंने उससे कॉफी में कन्वर्ट करके 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, तो आपने सिर्फ 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाया, आपने 12 रुपए एक्स्ट्रा नहीं कमाए। अब वो सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ू? नेक्स्ट बोलो। Which one of the following statements concerning the principles underlying the capital allocation process? Which one of the following statements concerning the principles underlying the capital allocation process is the most accurate? हाँ वो तो समझा मैं, बट सी भी तो राइट था ना। हम लोग ने सी इतना फटाफट मार्क कर लिया, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ ना बेटा। Cash flow project should be more specific, ignoring the sunk cost and impact on other parts of the business. Cash flow should be project specific, yes, ignoring the sunk cost and impacts on other part of business. Wrong हो गया, आंसर इज ए, क्योंकि इग्नोरिंग इम्पैक्ट्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ बिजनेस। इनफैक्ट मैं पूरा सेकंड क्वेश्चन इसीलिए पढ़ा रहा था कि मुझे पॉजिटिव इफेक्ट लेना है और नेगेटिव इफेक्ट लेना है, जबकि वो बोल रहा था इग्नोरिंग है। अभी क्लियर? हम लोग कहाँ घुस गए पता है? इग्नोरिंग सunk कॉस्ट तक कहानी बरोबर थी पूरी। चलो नेक्स्ट। An analysis estimating the NPV of the project to introduce new spicier version of well-known barbecue sauce into its product line. The cost that should most likely be excluded from the analysis is 1. 2 lakh to develop a recipe for the new sauce. 1 lakh for a marketing survey that are conducted to determine the demand for the spicier sauce. 1 lakh 50 decrease in sale of the current sauce as the current customers switch to spicier sauce. B for Bombay. बी क्यों? ए क्यों नहीं? चलो आंसर दो इसका। वो बोल रहा है ए क्यों नहीं? तो एक्सक्लूड होना चाहिए था ना।
तू तो उसको बता रही है कि एक्सक्लूड करना है, वही वही बोल रहा है कि ए करो, तो तुम बी क्यों कर रहे हो? पर्टिकुलर अपने जैसे पढ़ा था कि अगर वो ऑलरेडी बना फाइनलाइज हो गया है तो वो कैपिटलाइज होगा, मार्केटिंग से वो तो नहीं होगा। बट आंसर यहाँ पे ही है, छुपा हुआ है, और आंसर इसका गलत है। ये संक कॉस्ट नहीं है, मार्केटिंग सर्वे संक कॉस्ट है। क्योंकि मार्केटिंग सर्वे तू किसके लिए कर रहा है? ये जानने के लिए कि ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, वो संक कॉस्ट हुआ। बाद में तो तू खाली खाली उसका क्या रेसिपीज बना रहा है। सो दैट इज नॉट अ डेवलपमेंट, बेसिकली आई वुड रादर से रिसर्च कॉस्ट। दिस इज नॉट अ रिसर्च कॉस्ट इज अ मार्केटिंग सर्वे, थोड़ा बहुत नहीं। मार्केटिंग सर्वे नो, एडवर्टाइजिंग इज नॉट मार्केटिंग सर्वे। मार्केटिंग इज सर्वे इज तेरे को चाहिए क्या ये, तू खाएगी क्या ये, तू खाएगी क्या ये, दिस इज मार्केटिंग सर्वे। एडवर्टाइजिंग इज तो भाई, भाई तू ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो जा, कहाँ कहाँ पहुंच जाएगी, बुक बिल्डिंग तक पहुंच गई, मतलब फिर मेरे को डर लगने लगेगा यार। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इट्स बेटर नॉट टू स्पीक। गॉट इट? एडवर्टाइजिंग के लिए ये नहीं होता, एडवर्टाइजिंग तो ये होता है, ये देख ये है, दिस इज द इट, ये तेरे को खरीदना है, ऐसे नहीं। यहाँ पे मैं देखो ये पूछ रहा हूँ, इससे थोड़ा स्पाइसी निकालू, जाएगा कि नहीं जाएगा, काइंड ऑफ। तो बेसिकली ये संक कॉस्ट हुआ। इसका आंसर कुछ भी आ सकता है वर्ल्ड में, हाँ ना ना, मतलब ना आएगा तो भी मैं निकालूंगा तो शायद हिट हो जाएगा। Are we clear with this one? So basically marketing survey here is the sunk cost. डेवलप बोल के ना आपको फंसाने की कोशिश कर रहे कि ये डेवलपमेंट कॉस्ट हो गया, ये डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं हुआ, ये तो हम प्रोडक्ट पे R&D कर रहे हैं। ઇટ્સ લાઈક આપણે શીરો બનાવે છે, થોડું જો વધારે સ્વીટ થઈ ગયું, નહીં નહીં થોડું ચલો સાકર વધારે નાખો, ઇટ્સ ધીસ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ્સ વિચ આર હેપનિંગ, સો ધીસ ઇઝ નોટ અ ડેવલપમેન્ટ કોસ્ટ બોસ. બોલો રાજ સર, સંક કોસ્ટ નો મતલબ શું? હા, અને સી રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટમાં પણ બહુ ક્લિયરલી સમજવાનું, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ એટલે શું? આપણે કંઈક અલગ જ પ્રોડક્ટ બનાવીએ છીએ. અહીંયા હવે આપણે અલગ પ્રોડક્ટ નથી બનાવતા, પ્રોડક્ટ બની ગયો છે, આપણે ખાલી રેસીપી ચેન્જ કરીએ છીએ અને એનું થોડું ટેસ્ટ ચેન્જ કરવા માટે, બીજું કંઈ નહીં. પરફેક્ટ છે? એટલે માર્કેટિંગ રિસર્ચ અને આ જ ભૂલાઈ ગયું, એ લોકોનો વર્ડ જ અલગ હતો. ધીસ ઇઝ નોટ એન એડવર્ટાઇઝિંગ, ધીસ ઇઝ માર્કેટિંગ सर्वे. You would love this, you would not love this. This is in fact a sunk cost. डन है? हाँ मैडम, कहाँ था बुक बिल्डिंग, जरा सुनने की कोशिश कर लेता हूँ मैं, बोलिए. पर आई मैं इनको बोलता हूँ कभी कभी बैच 2 में, आई मिस यू गाइस. कौन कर सकता है IRR कैलकुलेट? मेरे कैलसी में तो 9 आया था, अरे मेरे में आया ही नहीं. भाई तुम लोग आई कैलकुलेट कर रहे हो. मेरे को तूने ये देखा, तूने इनकम स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग देखा? इनकम स्टेटमेंट का, FSA में इनकम स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग देखा? EPS कितनी बार पढ़ाया? भाई एक दिन मैंने उनको EPS पढ़ाया, दूसरे दिन आके बोला रिवाइज कराओ, हाँ हमें, तीसरे दिन आके मैंने बोला रिवाइज, नहीं नहीं हम लोग को सब आता है. बोला अच्छा ये क्वेश्चन. कौन? हाँ तो सब, अरे पर मैं पागल ही हो जाऊं ना, ये लोग को ऐसे समझाते समझाते, तू ऐसे मत समझ, तू भी वही लेवल पे थी, आज किया ना 9%, 9%. तुम लोग ये देखना, ये वीडियोस का ना थोड़ा स्क्रीनशॉट्स निकाल के रखेंगे, जिस दिन हम CFA बन जाएंगे ना, उस दिन अपन एक वीडियो रिलीज करेंगे, द मेकिंग ऑफ CFA.
पर तो क्या करूं, तुम लोग ऐसे काम कर रहे थे तो मैं